डॉक्टर अशोक जाहनवी साहब, प्रोफेसर हर्ष सिन्हा जी, एसडीजीएम साहब, उपस्थित सभी अधिकारी एवं सहकर्मीगण, देवियों तथा सज्जनों, मीडिया पर्सन, आज इस सेमिनार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं समझता हूं कि जो देश काल की आवश्यकता है उसके अनुसार यह सेमिनार बहुत ही सक्सेसफुल होगा, एक अच्छा कदम होगा देश को स्वच्छ बनाने में, देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में। सदियों पूर्व कहा गया था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और यह हमेशा कर्म की प्रधानता पर आधारित फल हम लोग चखते रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से भ्रष्टाचार रूपी व्याधि ने हम लोगों को इस कदर जकड़ लिया कि इस प्रगति में, और अब यह कथन भी करीब करीब निरर्थक सा साबित होने लगा है। भ्रष्टाचार का मतलब होता है भ्रष्ट धन आचार, जैसा कि आप समझते हैं। और ब्रिटानिया एनसाइक्लोपीडिया में कहा गया है कि इसका तात्पर्य घूसखोरी या अनुचित प्रभाव या बड़े पैमाने पर राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़े होने पर धन से संबंधित माना गया है इसको। अंग्रेजी में भी कहा गया है कि करप्शन ब्रॉडली स्पीकिंग इज डेविएशन फ्रॉम प्रेस्क्राइब्ड बिहेवियर, सोशली, लीगली, एथिकली, मॉरली प्रेस्क्राइब्ड बिहेवियर। एंड दूसरे शब्दों में ये भी कहा है मिस यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन फॉर प्राइवेट गेन। तो भ्रष्टाचार इस रूप में परिभाषित है। भ्रष्टाचार किसी भी रूप में हो सकता है, अनैतिक रूप से कमाया हुआ धन, अनैतिक रूप से किया जाने वाला मानसिक, शारीरिक, सामाजिक शोषण, इसके अलावा पथभ्रष्टता या भ्रष्टाचार के लिए किया जाने वाला प्रलोभन, उत्प्रेरण, जो कुछ भी कह लीजिए, शक्ति का दुरुपयोग या मॉरल पर्वर्सन, नैतिक विकृति या इंटीग्रेशन में कमी, इंटीग्रिटी में कमी, सत्य निष्ठा में कमी, किसी रूप में यह हो सकता है। भ्रष्टाचार का उद्गम और विकास उद्भव और विकास पर हम चले तो हमारा ये मानना है कि जब से एक व्यक्ति से दो व्यक्ति हुए होंगे और दो व्यक्ति से समाज की ओर अग्रसर हुए होंगे, तभी से भ्रष्टाचार आया होगा। जहां भी दो स्वार्थ टकराए होंगे, वहीं से समाज में भ्रष्टाचार का आगमन हुआ होगा। तो ये कहना कि थोड़ा इसकी डेटिंग की जाए तो वो थोड़ा सा हमको बहुत औचित्यपूर्ण नहीं लगता है, क्योंकि जहां भी स्वार्थों की टकराहट हुई होगी वहीं से भ्रष्टाचार शुरू हुआ होगा। यूं तो वैदिक काल में पौड़ी शब्द का प्रयोग हुआ है। पौड़ी मतलब चोरी होता है। सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। असत्य नहीं होता और अधर्म नहीं होता तो यह आती नहीं बात। तो यह बताता है, ये प्रूफ देता है। इसके अलावा रामायण काल में आप जानते हैं रावण का स्वरूप, या महाभारत काल में बहुत सारे ऐसे प्रसंग, जैसे द्रोणाचार्य द्वारा एकलव्य का अंगूठा मांग लिया जाना, या बहुत सारे अन्य प्रसंग, कर्ण का वध हुआ, द्रोणाचार्य का वध हुआ, भीष्म पितामह का वध हुआ, जितने भी वध ऐसे इस प्रकार जयद्रथ का वध हुआ, सारे में छल कपट प्रबंध कहीं न कहीं शामिल था। तो महाभारत काल में भी देखने को मिलता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चाणक्य ने कहा था कि यथा यह स्वादित्यम न शक्यम जीवा तलसम मधुआ विषमवा, यथा यह स्वादित्यम न शक्यम जल जीवा तलसम मधुआ विषमवा, अर्थस्तथा ही अर्थचरेण राज्ञ स्वल्पो अप्यना स्वादित्यम न शक्यम। दूसरा श्लोक भी उन्होंने कहा है, दोनों का अर्थ मैं एक बार बता दूंगा। मत्स्या यथांतः सलिले चरंतो ज्ञातुम न शक्या सलिलम पिबंता, अर्थात युक्ता तथा कार्य विधौ नियुक्ता, युक्ता तथा कार्य विधौ नियुक्ता ज्ञातुम न शक्या धर्मादाना। पहले श्लोक का अर्थ यह है कि राजा के अर्थ संबंधी कामों में कोई लगा रहे और अर्थ की प्राप्ति न करे, ये ऐसे ही संभव है जैसे कि जीभ पर मधु या विष रख दिया जाए, उसका स्वाद न मिले। और इसी प्रकार दूसरे श्लोक का अर्थ है कि राजा के कार्यों में लगे हुए लोग धीरे धीरे उसी प्रकार से अर्थ का ग्रहण करने लगते हैं
जैसे कि जल में विचरण करती हुई मछलियां। तो ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की स्थिति है। इसके बाद तमाम जो मध्यकाल हुआ या मुगल पीरियड हुआ, ब्रिटिश पीरियड हुआ, सब में इस तरीके की चीजें देखने को और सुनने को मिली। रोनाल्ड सेगन कहा करते थे कि ये भ्रष्टाचार की जड़ें भारत में प्राचीनतम है और यह परंपरागत रूप से पवित्र मान ली गई है। जूलियस रिबेरियो का कहना है कि ईमानदार व्यक्ति की विडंबना यह है कि या तो वह हताशा में जीता है और नहीं तो दूसरे बेईमान को देख करके स्वयं भ्रष्ट हो जाता है। तो ये चीजें बहुत जन्म जन्मांतर से चली आती रही हैं। और मैं बताऊं कि एक यह माया जाल है, भ्रष्टाचार माया जाल है। भ्रम, मोह, लालच के वशीभूत होकर के आदमी उच्च आदर्शों का परित्याग करके और भ्रष्टाचार रूप माया जाल में पड़ जाता है। एक कहानी मैं आप लोगों को इस संदर्भ में बताना चाहूंगा कि नारद और कृष्ण मुनि का, नारद जी ने पूछा कि प्रभु ये बताइए माया क्या होती है। तो नारद जी ने कृष्ण भगवान ने कहा कि छोड़िए, कभी बात में बात होगी, कभी बता दूंगा माया क्या चीज होती है। तो पीछे पड़ गए, उनके जीत में पड़ गए, कहे कि अच्छा नहीं प्रभु हमको अभी बताइए माया क्या है। तो कहा अच्छा ऐसा है, ये एक जल पात्र देता हूँ, लोटा देता हूँ, जाइए जल भरवाइए जरा सा गंगा नदी से, तो मैं आपको बताता हूँ माया क्या होती है। तो गए वो जल भरने और उसी समय प्रलय आ गया। और प्रलय आया तो तमाम लोग बढ़ते हुए इधर उधर छत विक्षत हो गए और एक विस्थापित हो गए अपने अपने स्थानों पर। उसी में एक युवती बहती हुई आई और इनको दिख गई, उसको इन्होंने बचाया। उसके बाद उस पर बड़ा तरस आया इनको, इन्होंने धीरे एक कुटिया छवाई, उसको जल पानी भोजन वगैरह कराया, उसको होश में लाया और उसके बाद उसके साथ इनका प्रणय शुरू हो गया और घर बार उनसे शादी की, घर बार बच्चे वगैरह हो गए। काफी दिन जब बीत गए रहते हुए तो कृष्ण भगवान घूमते हुए आए, कहा भैया और तो सब कुछ हो चुका, कम से कम मेरा लोटा तो दे दो। तो ये होती है माया। माया का ये जो है प्रभाव होता है। तो यही जो भ्रष्टाचार रूपी ये जो मद मोह लालच है, ये इसकी माया ऐसे ही होती है। आज हम देखते हैं भ्रष्टाचार किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, इसके क्षेत्र बहुत बृहद है, बहुत विशाल है। हर क्षेत्र में चिकित्सा, व्यापार, धर्म, राजनीति और शासन तंत्र, न्याय तंत्र, अर्थव्यवस्था, जिसमें भी आप देखें भ्रष्टाचार देखने को मिल जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक सर्वे होता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सर्वे। ये वर्ल्ड बैंक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ये जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ग्रुप होता है, यूनिट होती है, उनके द्वारा ये किया जाता है। वो CPI एक निकालते हैं, कॉन्स्टेंट परसेप्शन इंडेक्स। उसमें भारत का स्थान श्रीलंका के साथ साथ 85वें नंबर पर करेक्ट है। सन 2001 में 71 था, सन 2003 में ये हुआ 83 और 2010 तक 87 था और 2011 में सडनली 95वां पोजीशन हम लोग आए ईमानदारी के क्रम में। और उसके बाद 2012-13 में 94 पोजीशन पर रहे। सौभाग्यवश बहुत अच्छी सूचना है कि इस वर्ष जो 2014 बीता है उसमें हम 50वें पोजीशन पर आ गए हैं, थोड़ा घटा है हमारे यहाँ भ्रष्टाचार। मैं बताना चाहता हूँ कि ईमानदारी के क्रम में जो टॉप जो कंट्रीज हैं जो ईमानदार, उनकी पोजीशन मैं जरा सा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला है डेनमार्क, दूसरा है न्यूजीलैंड, तीसरा है फिनलैंड, चौथा स्वीडन, पांचवा नॉर्वे, छठवां नॉर्वे के बाद स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के बाद सिंगापुर के बाद नीदरलैंड के बाद लक्जमबर्ग और लक्जमबर्ग के बाद कनाडा का नंबर आता है। 11वें पर ऑस्ट्रेलिया है। थोड़ा इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को आंकड़ा मैं देना चाहता हूँ कि विद और कंट्रीज क्या हालत है। 12वें पोजीशन पर जर्मनी है, 14वीं पोजीशन पर यूके है, यूनाइटेड किंगडम। जो इंग्लैंड है वो 14वीं पोजीशन पर, 15वें पर जापान और बेल्जियम है और 17वें पर यूनाइटेड स्टेट्स है। देखिए जो डेवलप कंट्री, जो नामी ग्रामी कंट्री ऐसे नहीं होते हैं, इनकी पोजीशन का आप लोग देखिए। तो 17वीं पोजीशन पर अमेरिका है,
तो ये है 26वीं पर फ्रांस है, 33वीं और 35वीं पर पुर्तगाल और पोलैंड है, 37वें पर इसराइल है, 43rd पर कुवैत है, तो इस साउथ कोरिया तो ये सारी चीजें जो है और 69 पे कुवैत है। तो ये पोजीशन है। और जो रसा देखिए अभी छत हो गया, क्यों हुआ है? इसकी पोजीशन 136वीं चली गई है। अब आप देखिए क्या पोजीशन होती है, 136वीं पोजीशन पर है। 107वीं पोजीशन चीन की है, 50वीं पर मैंने बताया श्रीलंका और इंडिया है। और भूटान जैसा छोटा देश 30वें पोजीशन पर है। तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ये जो है नेपाल और पाकिस्तान, इनकी भी पोजीशन आपको जानना चाहेंगे। 126वीं पोजीशन है। भ्रष्टतम कंट्रीज में हमें तो नीचे से क्रम में उठाता हूँ। सोमालिया नंबर 1 का सबसे भ्रष्टतम कंट्री, 177 कंट्रीज में से सोमालिया। और इत्तेफाकन मैं बता दूं थोड़ा सा, पुराणों के अनुसार सोमालिया जो है, ये सोमाली जो है ये रावण के नाना कहे जाते थे। भाग करके उन्होंने श्रीलंका छोड़ करके भाग के सोमाली लैंड में शरण ली थी। सोमालिया सबसे भ्रष्ट, उसके थोड़ा सा कम जो है नॉर्थ कोरिया। हालांकि दोनों का हम एक चीज और बताएं, CPI जो हमने बताया, जो टॉप कंट्रीज है उनका 92 से लेकर के 61% इंटरेस्ट 92 से लेकर 81 तक है। और जबकि इनका जो है 8 से लेकर 18 में सभी चिपट गए हैं जो भ्रष्टतम। तो और उसके बाद आता है सूडान का नंबर। सूडान के से थोड़ा सा बेहतर है अफगानिस्तान से थोड़ा बेहतर है साउथ सूडान, और उससे थोड़ा बेहतर है इराक, और इराक से थोड़ा बेहतर है तुर्कमेनिस्तान, उसके ऊपर है उज्बेकिस्तान, उसके आगे चले तो फिर नंबर आता है लीबिया का, लीबिया के बाद फिर इरिट्रिया। तो ये कंट्री जो है ये भ्रष्टतम कंट्री है। सीरिया वगैरह भी बहुत भ्रष्ट कंट्री में आते हैं। ये 8 से लेकर के 18 का CPI करप्शन परसेप्शन इंडेक्स नहीं है, ये पठन पाठन का असर है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये पोजीशन है, आप देख लीजिएगा, अगर इसमें कोई असत्य निकला तो बताइएगा। तो हाँ ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चीजें इस तरीके का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है। मैं कारण बताना चाहता हूँ क्यों भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार के कारण यह पहली तो आर्थिक परिवार की आर्थिक जरूरत पूरा करने के चक्कर में, दूसरा उच्च श्रेणी जीवन की चाह। बस यही दौड़ है इस दौर के इंसानों की, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। तो यह उच्च श्रेणी जीवन श्रेणी की चाह और भोग विलास की महत्वाकांक्षा, अति भौतिकवादिता और उच्च आदर्शों मूल्यों और शाश्वत मूल्यों का ह्रास, ये सब कारण मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा दूसरा कारण यह है कि समाज में जो न्याय प्रक्रिया है वो धीमी होने के कारण, थोड़ा शिथिल होने के कारण दोषियों को सजा नहीं मिल पाती है, और जो अन्याय कर रहा है वो मजे में है। इसके बाद जो हमारी जो शासन प्रणाली है उसमें पारदर्शिता की कमी, ये सब चीजें, ये सब कारण है इसके कि जो भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है। इसके अलावा जो भ्रष्ट है उनको हम अक्सर देखते हैं कि इनकी अच्छी पहुंच है, समाज और व्यवस्था पर हमारे पीछे अच्छी पकड़ है। तो ये भी बहुत अच्छे कारण है, ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है भ्रष्टाचार के। भ्रष्टाचार के नुकसान क्या है? देश की आर्थिक प्रगति रुक जाती है, रोजगार का सृजन खत्म हो जाता है, भाई भतीजावाद, मेरिट की अवहेलना करके भाई भतीजावाद, हिंसा, अनलॉफुलनेस, ये सब इसका में बढ़ोतरी होती है। और इसके अलावा काले धन का जमाव, सामाजिक असमानता, इसके अलावा ईमानदार व्यक्तियों में हताशा, ये सब तमाम परिणाम है इसके। इस संदर्भ में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि तमाम कंट्री जैसे हैं जिन्होंने अपने ईमानदारी के बूते पर ईमानदारी का राज्य स्थापित करने में बहुत अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की थी, जैसे यूके में
W.E. ग्लाडेस्टीन, इन्होंने ये 5 बार प्रधानमंत्री वहां से 1868 से लेकर के 1894 तक 5 बार, ये पहले वित्त चांसलर थे 1850 में चांसलर थे। और इसके बाद बोत्सवाना एक कंट्री जो है वो अपने वर्ल्ड बैंक ने इसको बहुत अच्छी रेटिंग दी है। इसके अलावा हांगकांग में जब ये चाइना से मर्ज हुआ, स्वतंत्र हुआ, चाइना में मर्ज हुआ, उसके पहले 1974 से 1977 में एक स्वतंत्र आयोग ICSE, आप सब जानते होंगे, ICSE एक स्वतंत्र आयोग बनाया गया था और उस आयोग के रिकमेंडेशन को फॉलो करके मोस्ट ईमानदार कंट्री में सिंगापुर ली वान क्यू, ये जो है ये प्रधानमंत्री 3 दशकों तक रहे हैं और इन्होंने सिंगापुर को पूर्ण स्वच्छ, आज 7वां स्थान है सिंगापुर का। तो ये तमाम कंट्री ने इस कदर मेहनत की कि अंत में इन्होंने किया, तो दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। बर्ट्रैंड रसल ने कहा था कोई भी विचार तब सम्माननीय हो जाता है जब हम बहुत दिनों तक इसका पालन करते रहते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड, भ्रष्टाचार के संबंध में मैं बता रहा हूँ, जीवीएस ने कहा था, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि सामान्य आदमी जो जीवन में व्याप्त जो सीमाएं हैं उनको एज इट इज स्वीकार कर लेता है, उसी में जीने का आदी हो जाता है। अलेक्सिस डे ने कहा था कि अलेक्सिस डे टॉकविले ने ये कहा था कि कोई भी अपरिहार्य उस समय असह्य हो जाता है, असहनीय हो जाता है जब वो और अधिक अपरिहार्य हो जाए। तो ये समय आ गया है। विक्टर ह्यूगो ने भी कहा कि उस विचार से शक्तिशाली कुछ भी नहीं होता है जिसका समय आ गया। तो अब समय आ गया है कि हम लोग कमर कस लें और इससे लड़ें। जवाहर पटेल जी, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चरण चिन्हों पर चढ़े। अब कैसे किया जाएगा ये हम सबका अपना अपना आउटलुक है कि हम कैसे इसको लड़ें। वो किसी कहा होगा चूहा उल्लू बिल्ली का खेल, चूहा डरा हुआ गया, उल्लू से कहा भाई ये बिल्ली मुझे बहुत भड़काती है, तो कहा तुम लोग संगठित हो जाओ और इस पर अटैक कर दो। तो कहा कैसे करेंगे हम लोग, कैसे हिम्मत लाएंगे, तो कहा ये तुम्हारा आउटलुक है। तो भाई ये आउटलुक हम लोगों का होना चाहिए कि कैसे करेंगे। वाल्मीकि आप जानते हैं कि अपने प्रारंभिक दिनों में प्रहजनी का काम करते थे, बाल्या इनका नाम था, बाल्या थे, रजनी का काम करते थे। तो नारद जी एक बार इनसे मिल गए रास्ते में, उन्होंने कहा भाई तुमको जो तुम मांग रहे हो मैं सब कुछ दे दूंगा, लेकिन ये बताओ जरा अपने घर से ये पूछाओ कि जो पाप कर रहे हो इसके भागीदार को क्या वो भी होंगे। तो उन्होंने पूछा कि बता दीजिएगा, जाके पूछ लेना कि क्या वो भी भागीदार होंगे इस पाप में। तो जब पूछा उन्होंने जाकर कहा नहीं भैया हमको आपकी जिम्मेदारी है, हमको हमारा पालन पोषण करना। ये आपका आउटलुक है कि आप चोरी करते हो तो इस पाप पूरे के भागी तुम हो, हम नहीं है। उसी दिन से उन्होंने यह कार्य छोड़ दिया और बाद में इतने बड़े संत हुए आप लोग जानते हैं। तो ये जब आदमी के अंदर ये चीज आ जाती है, जब ये भावना जागृत हो जाती है तो ही जो है भ्रष्टाचार उन्मूलन की तरफ कदम उठाता है। आज भ्रष्टाचार हमारे देश के लिए क्या वर्ल्ड के लिए भी ये कलंक है। देखिए हमारे देश में समीर भाटिया ईमेल के जनक, हॉट ईमेल के जनक हैं। समीर भाटिया, प्रेम अजीम आप जानते हैं पेंटियम प्रोसेसर के मालिक हैं, लक्ष्मी विलास मित्तल, कल्पना चावला, ऐसी ऐसी हस्तियां हमारे देश में पैदा हुई हैं। 38% आपको जानते होगा, आश्चर्य होगा, नासा में 38% जो वैज्ञानिक है भारतीय है, 34% इंजीनियर जो माइक्रोसॉफ्ट में भारतीय है, 38% डॉक्टर्स जो है वहां के भारतीय है, और इसके अलावा तमाम यूनिवर्सिटी फैकल्टीज में भारतीय है। तो आखिर कुछ तो रहा होगा, लेकिन ये भ्रष्टाचार दुर्भाग्यवश कलंक है हमारे देश पर। और हम हमारे देश क्या जहां भी है कलंक ही है एक तरीके से, और उसको हटाने के लिए हम लोग को पुरजोर कोशिश करनी पड़ेगी। भ्रष्टाचार निवारण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, कुछ उपाय मैं सुझाना चाहूंगा आपको। सबसे पहले तो भ्रष्टाचार के प्रति जो आप लोग कर रहे हैं, जो विजिलेंस डिपार्टमेंट कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है कि सबसे पहले जागरूकता पैदा करना, आम जनता में जागरूकता पैदा करना, और जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है उनमें नैतिक मूल्य स्थापित करना। नंबर 2, चुनाव प्रक्रिया में जो पैसे खर्च हो रहे हैं इनमें विधेयिका लेना।
मितव्ययिता और इसका स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होना चाहिए। नंबर 3, आपको जितने जो भ्रष्टाचार उन्मूलन संबंधी जो नियम उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए। विशेष अदालतें बनाई जानी चाहिए इसके लिए, इनसे डील करने के लिए लोकायुक्त की स्थापना की जानी चाहिए। लोगों में यह फैलाया जाना चाहिए कि भ्रष्टाचार इसका सामूहिक बहिष्कार, सामूहिक सार्वजनिक सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। जो लोग इसमें आम लोगों को, आम जनता को भ्रष्टाचार उन्मूलन प्रक्रिया से भी जोड़ना चाहिए। भ्रष्टाचार उन्मूलन संबंधी नियमों को सरल बनाना चाहिए। निर्णय की प्रक्रिया को संक्षिप्त व पारदर्शी, बहुत दूर चलवा रहा है, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे सतमस भी आ रहे हैं। निर्णय की प्रक्रिया को संक्षिप्त एवं पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। जो व्यवस्था में, जो प्रबंध व्यवस्था की नीतियां हैं, प्रक्रियाएं हैं, प्रणालियां हैं, उनमें भ्रष्टाचार, उसमें नैतिक आचरण को बल मिलना चाहिए तथा भ्रष्टाचार का भी भर्त्सना होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रत्येक विभाग का प्रमुख विभागाध्यक्ष स्वयं मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य करे। इसके अलावा सूचना का अधिकार, जन सूचना का अधिकार, इसको प्रभावकारी बनाना चाहिए। जो लोग किसी भी अवैध अनैतिक कार्य को उजागर कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसके अलावा देखिए, भूखे भजन न हो गोपाला, पहले कंठी अपनी कंठी वाला, तो रोजगार सृजन व्यापक स्तर पर होना चाहिए। लोगों को सुविधाएं उपलब्ध होंगी, रोजगार उपलब्ध होंगे तो लोग भ्रष्टाचार की तरफ नहीं होंगे। तो ये सब तमाम चीजें, राजनीतिक प्रक्रिया में जो लोग दोषी पाए जाते हैं उनको जल्दी से जल्दी सजा और उनके फर्दर चुनाव लड़ने पर रोक, अनुशासन और नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। तो ये सब तमाम चीजें हैं जिससे शिक्षा प्रणाली, हमको ऐसी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए जिसमें भ्रष्टाचार को अत्यधिक घृणित और गणित कार्य बताया गया हो, अपमानजनक कार्य बताया गया हो, ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू की जाए। तो ये सब तमाम जो भ्रष्टाचार निवारण के कुछ उपाय मैंने सुझाए हैं। लोक सेवकों के लिए खास करके 10 गोल्डन रूल मैं बताना चाहूंगा। पहला तो रूल यह है कि बहुत नियमित और प्रभावकारी पर्यवेक्षण होना चाहिए। जनता और स्टाफ के बीच में देखिए, सबसे अधिक बढ़िया कैरेक्टर रोल कोई लिखता है तो वो जनता और स्टाफ होता है। तो सबसे पहले हम अपनी ईमानदार, छवि, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण छवि इनके बीच में प्रस्तुत करें तो ज्यादा अच्छा है, rather than अपने ऊपर वाले के सामने प्रस्तुत करें। तो सबसे बढ़िया सीआर रोल कोई लिखता है तो जनता और स्टाफ है, तो उनके बीच में अच्छी छवि जानी चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक कर्मचारी जो है, हर संगठन का प्रत्येक कर्मचारी स्वयं में सतर्कता विभाग का कर्मचारी होता है। निर्णय में देरी से हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, इसलिए क्विक निर्णय में क्विक होना चाहिए, शीघ्रता होनी चाहिए निर्णय में। इसके अलावा वातावरण, एक प्रभावकारी सतर्कता के लिए वातावरण तैयार होना चाहिए और न्याय के कार्यों में विवेक का इस्तेमाल होना चाहिए। इसके अलावा जो विवेक के क्षेत्र हैं उसमें गहन मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कोई आदमी गलत तो नहीं कर रहा है। संदिग्ध व्यक्तियों पर खास करके गौर रखना चाहिए, उनमें उन पर दृष्टिपात होना चाहिए, हमेशा उनमें पैनी नजर रखनी चाहिए कहीं कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। इसके बाद जो संवेदनशील क्षेत्र है उनको चिन्हित किया जाना चाहिए और उसमें तैनात लोगों की जो रोटेशनल ट्रांसफर है वो होते रहने चाहिए। इसके अलावा निर्धारित निरीक्षणों के अलावे आकस्मिक निरीक्षण भी होने चाहिए। और ओवरऑल 10वां जो आइटम मैं बोलने जा रहा हूँ, सबसे जरूरी है कि जीवन के उच्च आदर्शों, नैतिक मूल्यों की स्थापना जीवन में होनी चाहिए। नैतिक आचरण और व्यवहार को बढ़ावा मिलना चाहिए और संगठन संस्कृति को अपनाना चाहिए। आप आज में जिए, आप अपने ऊर्जा को केंद्रित करें, आप अपनी बदलाव को स्वीकार करें, अपने प्रयासों को और अधिक गति दें, अपने मानकों को स्तर बढ़ाएं, आप प्रेरणादायक नेतृत्व प्रदान करें। ये सब तमाम कार्य हैं तो हमें करना चाहिए। और इसके अलावा हमको रूल्स और रेगुलेशन से उच्चतर वास्तविकता का निर्धारण हमको करना चाहिए। रूल्स और रेगुलेशन पर निरंतर सेमिनार करते रहना चाहिए। देखिए, चाणक्य
के बारे में एक मैं बात कहना चाह रहा था कि चाणक्य एक बार अपनी झोपड़ी में कुछ काम कर रहे थे दिया जला के, तो भाईजान पहुंचा उनके झोपड़ी में उनसे बात करने के लिए। तो थोड़ी देर उन्होंने बैठाया और अपना काम करते रहे। उसके बाद इन्होंने वो दिया बुझा दिया, दूसरा दिया जलाया। तो वो बड़ा हतप्रभ हुआ, उसने पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उसने ये कहा कि देखिए ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी तक तो मैं सरकारी काम कर रहा था, इसलिए सरकारी दिया जला रहा था, और अब मैं पर्सनल काम आपसे मिलने जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं जो है पर्सनल दिया जला रहा हूँ। तो ये नैतिकता का उच्च आदर्श हुआ करता था। बाइडेन ने लिखा है कि जहाँ का प्रधानमंत्री कुटिया में निवास करता है, वहाँ की प्रजा जो है महलों में निवास करती है, और जहाँ की प्रजा कुटिया में, जहाँ का राजा राजमहल में निवास करता है, वहाँ की प्रजा कुटिया में निवास करती है। ये कहा है भैया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहीं कहा है कि पितृत्व एक बहुत महत्वपूर्ण पेशा है, लेकिन संतान के खातिर इसकी उपयुक्तता की जांच नहीं की जानी चाहिए। ये व्यंग किया है उन्होंने। ये जो हम लोग भाई भतीजावाद जो जाते हैं, तो एक व्यंग किया है उन्होंने। महात्मा गांधी आप जानते हैं कि उन्होंने जीवन भर शासक, उन्होंने चाणक्य ने एक कहा है, एक श्लोक कहा है कि अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्तम जयकादशी वर्षे सर्वम सर्वे समूलं तत् विनश्यति। मतलब अन्याय से प्राप्त किया हुआ धन 10 वर्ष तक जीवित रहता है, 11वां वर्ष आया तो समाप्त जाता है। ये कैलकुलेशन किस आधार पर किया है, भले गलत हो, लेकिन हर धर्म की रामायण युग युग से कहती आई है हर धर्म की रामायण युग युग से कहती आई है कि सोने का हिरण लोगे सीता का हरण होगा। तो ये हमेशा से शाश्वत धर्म रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था कि मनी comes and goes, morality stays and grows. The corrupt have wealth, the honest have wealth. The corrupt have wealth, the honest have worth. The corrupt have price, the honest have value. और गांधी जी ने कहा था कि the earth provides enough to satisfy everyone's need, but not everyone's greed. महात्मा गांधी ने कहा था कि civilization is not how many things can I do with, it is rather how many things I can do without. ये सिविलाइजेशन है। एडवर्ड स्मागर ने भी कहा था स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जो उन्होंने किताब लिखी है उसी पर आधारित है। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए लाल बहादुर शास्त्री जब मरे तो उनके जो बैंक था उसमें 1600 रुपए का कर्ज बिंदु पर दिखाया गया, उतना कर्ज बाकी था। मैं व्यक्तिगत तौर पर लड़का था, मिला हूँ उनके खबरें के मकान में मिला हुए करने का मिला था, और गजब का मैंने देखा कि सादगी क्या, मतलब वो जैसी चीज तरीके में पढ़े लिखे थे वैसे ही करी। उनका अभी भी खबर का मकान वहाँ स्थित था। उस समय तक मैं 1976 की बात है। तो ये मौलाना अब्दुल कलाम महाराज बड़े तो 4000 रुपया अपने फाइल में था, तो ये मामूली बात नहीं है, और इसके लिए त्याग करना पड़ता है। हर सूली को जो, हर तमन्ना को जो मैंने सूली थी मैंने ठीक किया, वरना ये नाग होते तो तन्हाई तक को डर जाते, और मैं बताना चाहता हूँ कि रूह और जिस आदमी जिंदगी भर न जाना किन भ्रमों में भ्रांतियों में भटकता फिरता है, रूह कहते हैं आत्मा को, और जिसमें शरीर को आते हैं, और तारुफ माने परिचय। तो लाइने में कहना चाहता हूँ, रूह और जिसका रिश्ता भी अजब रिश्ता है, तो उम्र भर साथ रहे फिर भी तारुफ न हुए, और रूह से तमन्नाओं का लगा भटाओ तो जरा फिर देखो तारुफ होने में उम्र नहीं पल लगते हैं। तो इसी तमन्ना के पीछे हम लोग तमाम ये सब करते हैं। तो हम लोग को नैतिक आचरण धारण करना पड़ेगा, और दंड का प्रावधान बहुत जरूरी है भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। किसी ने कहा कि अधिकार खोकर बैठ रहना हाँ महादुष्कर्म है, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। चिंतक जी ने लिखा है कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, और न्यायालय अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो मित्रों, मैं अंत में यही कहूंगा कि मृतम शरीरम समुत्सृज्य काष्ठलोष्ठ समम स्तौ विमुखा बांधवा जाती, मरे हुए शरीर को काष्ठ और लकड़ी के लोटने के समान छोड़ करके
पृथ्वी पर मनुष्य चला जाता है और वितम शरीर में और पीछे जाता है धर्म, तो मृतम शरीरम समुत्सृज्य राष्ट्ररोष्ट्र समम कीतौ निमुखावांतवा जानती धर्मस्तम अनुगच्छति, धर्मस्तम अनुगच्छति। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातों को आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक सुना और मैं SDGM साहब का, पूरे रेल परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे अवसर दिया कि आप लोगों के बीच अपने विचार बहुत बहुत